नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, शादी के बाद एक लड़की के घर की खुशियां क्यों कम हो जाती हैं और ऐसा क्यों माना जाता है कि पति की मृत्यु पहले होती है? आखिर ससुराल में ही घर क्यों बिगड़ता है जबकि मायके में ऐसा क्यों नहीं होता? आज हम उन 4 मुख्य कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से आजकल के रिश्तों में दरार आती है। शायद ये जानकर आप अपने परिवार को टूटने से बचा सकें। जीवन में रिश्तों की अहमियत बहुत अधिक होती है, खास तौर पर वे रिश्ते जो परिवार से जुड़े होते हैं, जैसे माँ बेटे का नाता, सास बहू का संबंध या पति पत्नी का रिश्ता। इन संबंधों में स्नेह, आदर और समझदारी से ही शांति और प्रसन्नता बनी रहती है। लेकिन कई बार हमारी नासमझी और अहम की वजह से हम उन्हीं लोगों को दुख पहुंचा देते हैं जो हमें सबसे अधिक चाहते हैं। जीवन हर कदम पर हमें यह सिखाने का प्रयास करता है कि रिश्ते केवल अधिकार जताने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने और एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखने से ही मजबूत होते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनके योगदान की कद्र करते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं, तभी संबंधों में गहराई आती है। कहते हैं कि जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही यदि हम रिश्तों में सम्मान, प्रेम और संवेदनशीलता के बीज बोते हैं तो वे हमारे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सास बहू का संबंध भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें दोनों पक्षों से सूझबूझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आज की कहानी इसी शिक्षा पर आधारित है। यह कथा आपको यह समझाने की कोशिश करेगी कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए हठधर्मिता की नहीं, बल्कि समझदारी और प्रेम की आवश्यकता होती है। अंततः हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि हम अपने रिश्तों को सहज बनाए रखें और उनसे प्रसन्नता प्राप्त करें। मीनाक्षी अपने कमरे में बैठी बीती बातों को याद कर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। उसे अब इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने अपनी सास राधिका देवी के साथ सही व्यवहार नहीं किया था। उसका पति विनायक हमेशा उसके मायके वालों का सम्मान करता था, लेकिन मीनाक्षी अपनी सास के प्रति मान सम्मान देने में हमेशा असफल रही थी। उसे वह दिन याद आ रहा था जब उसकी शादी को 1 साल पूरा हो चुका था। सुबह सुबह जब मीनाक्षी के मायके वाले पहली बार ससुराल आने वाले थे, उसने अपनी सास राधिका देवी को आदेश देते हुए कहा, माँ जी, जरा तेजी से काम कीजिए। आज मेरे मायके के सभी लोग आ रहे हैं और आप इतनी धीमी गति से काम कर रही हैं। मैंने कल रात ही आपको समझा दिया था कि सुबह उठकर पूरा घर साफ करना है। खिड़कियों और दरवाजों पर अच्छी तरह से धूल हटानी चाहिए। घर में कहीं भी गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मीनाक्षी ने आगे कहा, मैंने रसोई में पहले ही सब्जियां निकाल कर रख दी हैं। खाने में 4 तरह की सब्जियां बनानी हैं। मेरे मायके वाले नाश्ता करके आएंगे, लेकिन उनके खाने की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वे देखते ही रह जाएं। भोजन में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। राधिका देवी, जो स्वभाव से बहुत शांत और धैर्यशील थीं, अपनी बहू को प्यार से जवाब देते हुए बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो, खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी। वैसे भी तुम्हारे मायके वाले पहली बार हमारे घर आ रहे हैं और मेहमानों को अच्छी तरह से खिलाना पिलाना मुझे बेहद पसंद है। मैं स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने सुझाव दिया, बेटी, अगर तुम कहो तो मैं रसोई का काम संभाल लेती हूं और तुम घर की सफाई कर लो। दोनों काम एक साथ मुझसे नहीं हो पाएंगे। यह सुनते ही मीनाक्षी ने नाराजगी से अपना चेहरा बिगाड़ लिया और चिढ़ते हुए बोली, माँ जी, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मुझे पार्लर जाना है। सफाई का काम बहुत ज्यादा है
आप ही देख लीजिए, मैं खाना बना लूंगी। राधिका देवी ने धैर्यपूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, इतने बड़े घर की सफाई करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मीनाक्षी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मुझे आज फेशियल करवाना है और बाल कटवाने भी जाना है। अगर सफाई में लग गई तो पार्लर का समय नहीं मिलेगा। वैसे भी रोजाना खाना तो मैं ही बनाती हूं, और जब कभी कभार आपके ऊपर थोड़ा सा काम आ जाता है तो आप उसे एहसान समझने लगती हैं। राधिका देवी अपनी बहू की बातें सुनकर चुप रह गईं। वह जानती थीं कि मीनाक्षी को इस नए घर की जिम्मेदारियां समझने और निभाने में कुछ समय लगेगा। विनायक, जो कि राधिका देवी का इकलौता बेटा था, हमेशा अपनी मां की इज्जत करता था और हर काम में उनका सहयोग करता था। जब उसने अपनी पत्नी को इस तरह बात करते सुना तो वह चुप नहीं रह सका और बोला, मीनाक्षी, कैसी बातें कर रही हो? मां हमेशा तुम्हारा साथ देती हैं। उनकी उम्र भी देखो, क्या यह सब उनके बस की बात है? इतना सारा खाना और ऊपर से घर की सफाई, सब कुछ वे अकेले कैसे कर लेंगी? कम से कम एक काम तो तुम्हें करना चाहिए। मां ने मना नहीं किया, बस ये कहा है कि उन्हें अकेले मुश्किल होगी तो तुम थोड़ा हाथ बंटा दो। लेकिन विनायक की बात मीनाक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में भुनभुनाते हुए वह बोली, हां हां, तुम्हारी मां ही सब कुछ है। तुम भी तो जैसे मेरी दूसरी सास बन रहे हो। शादी के 1 साल में इतना समझ में आ गया है कि तुम्हें सिर्फ अपनी मां की परवाह है। मेरी खुशी तो जैसे तुमसे देखी ही नहीं जाती। विनायक ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन मीनाक्षी ने गुस्से से कहा, मुझे बस अपने कमरे की सफाई करनी है, बाकी सब काम आपकी मां देख लेंगी। उन्हें कह दो कि खाना बनाने के बाद घर की सफाई भी कर लें। इतना कहकर वह पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और सफाई में लग गई। सफाई खत्म करने के बाद वह जल्दी से तैयार होकर पार्लर के लिए निकल गई। दूसरी ओर विनायक सीधे रसोई में पहुंचा और अपनी मां का हाथ बंटाने लगा। दरअसल राधिका देवी और विनायक के बीच का रिश्ता बहुत गहरा और भावनात्मक था। विनायक के पिता का निधन तब हो गया था जब वह केवल 10 साल का था। विनायक के पिता सरकारी नौकरी में थे और उनकी पेंशन के सहारे राधिका देवी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और अच्छे संस्कार दिए। विनायक और उसकी मां एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहते थे। बचपन से ही विनायक को रसोई के कामों में दिलचस्पी थी। जब भी उसकी मां खाना बनाती तो वह कभी रोटी बेलने की कोशिश करता तो कभी सब्जियां काटने में मदद करता। धीरे धीरे उसने रसोई के अधिकतर काम सीख लिए थे और जब भी मौका मिलता अपनी मां की सहायता करता। अगर राधिका देवी बीमार पड़ जाती तो विनायक खुद खाना बनाकर उन्हें खिलाता और उनकी देखभाल करता। अपने बचपन से ही विनायक ने अपनी मां के प्रति अपार स्नेह और जिम्मेदारी का भाव रखा था। राधिका देवी का मायका भी संपन्न था, जहां उनके माता पिता और भाई भाभी बहुत स्नेह से रहते थे। जब राधिका देवी के पति का स्वर्गवास हुआ था तब उनके भाइयों ने उनसे आग्रह किया था, दीदी, तुम हमारे साथ मायके में आकर रहो। विनायक अभी छोटा है, तुम्हें अकेले ससुराल में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन राधिका देवी ने उनके प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, आज माता पिता हैं, लेकिन कल को वे नहीं रहेंगे। तब भाई भाभी के साथ मायके में रहना उचित नहीं लगेगा। मेरे पति की पेंशन से गुजारा हो जाएगा। मैं ससुराल में रहकर ही अपने बेटे का पालन पोषण करूंगी। यह घर मेरे पति की अंतिम निशानी है। इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग आते जाते रहना और जब भी जरूरत होगी मैं आपको बुला लूंगी। राधिका देवी ने अपने निर्णय पर दृढ़ रहते हुए ससुराल में ही रहने का निश्चय किया। दोस्तों, राधिका देवी का मायका सुख समृद्धि से भरा हुआ था। उनके माता पिता और भाई भाभी बड़े ही प्रेम और सौहार्द से रहते थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पिछले 18 वर्षों में उनके माता पिता का देहांत हो चुका था, लेकिन उनके भाई भाभी ने हमेशा उनकी देखभाल की। वे जब भी बुलाते राधिका देवी का प्रेम पूर्वक सत्कार करते। इधर रसोई में विनायक अपनी मां के पास आकर कहता है, मां, लाओ मैं सब्जी काट देता हूं, तुम तब तक रोटी के लिए आटा गूंध लो, और हां, मीठी फल चटनी भी मैं बनाकर दे दूंगा। इसके बाद विनायक रसोई से बाहर जाकर एक स्टूल ले आता है और कहता है, मां, यह स्टूल ले आया हूं। ज्यादा देर खड़े रहने से तुम्हारे घुटनों में तकलीफ होने लगती है। बीच बीच में इस पर बैठ जाया करो
और देखो, इतनी सारी सब्जियां बनाने की क्या जरूरत है? 2 तरह की सब्जियां बना लो, साथ में चटनी और खीर काफी होगी। इतने में ही काम चल जाएगा। राधिका देवी मुस्कुराकर जवाब देती हैं, अरे नहीं बेटा, घर में नई बहू आई है। उसके मायके से उसके माता पिता पहली बार आ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ 2 सब्जियां बनाना ठीक नहीं लगेगा। कम से कम 4 तरह की सब्जियां बनेंगी। इतने वर्षों बाद घर में रौनक आई है। बहू के आने से अब रिश्तेदारों का आना जाना भी शुरू हो गया है। मुझे यह सब बहुत अच्छा लगता है। विनायक अपनी मां को समझाते हुए कहता है, मां, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद अगर बीमार पड़ गईं तो कौन संभालेगा? और देखो, कल मीनाक्षी ने तुमसे इतना काम करने को कहा था, तुम मना क्यों नहीं कर पाई? वह अपना सारा काम तुम्हारे ऊपर डालकर खुद पार्लर चली गई। 2 दिन पहले भी पार्लर जा सकती थी, आज ही जाने की क्या आवश्यकता थी? राधिका देवी शांत स्वर में कहती हैं, बेटा, बहू नई है, उसे इस घर में घुलने मिलने में थोड़ा समय लगेगा। और उसकी उम्र ही कितनी है? धीरे धीरे वह सब समझ जाएगी और घर की जिम्मेदारियां निभाना भी सीख जाएगी। विनायक थोड़ा नाराज होकर बोला, मां, मीनाक्षी कोई छोटी बच्ची नहीं है। तुम हमेशा उसे बच्चा समझकर सिर पर चढ़ा लेती हो। और देखना, जिस दिन वह सिर पर चढ़ जाएगी, उस दिन मत कहना कि वह तुम्हारी बात नहीं मानती। मैं कह रहा हूं, उसे घर के काम बताना और जिम्मेदारियां देना शुरू करो। क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी काम करते करते नहीं गुजारी? अब तो थोड़ा आराम कर लो। जितना बन पड़े उतना करो। बहू के कहने पर खुद को इतना थकाने की जरूरत नहीं है। मां मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। फिर दोनों मां बेटे काम में लग जाते हैं। बातें करते करते सारा भोजन तैयार हो जाता है। राधिका देवी ने कहा, सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रख दो, तब तक मैं अपने कमरे और हॉल की सफाई कर लूं। उनके आने का समय हो रहा है। मेहमानों के सामने सफाई करना अच्छा नहीं लगेगा। तभी मीनाक्षी का फोन आ जाता है। वह विनायक से कहती है, हेलो विनायक, मेरे मम्मी पापा शहर में आ चुके हैं, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। जल्दी से पार्लर आ जाओ, मुझे वहां से ले आओ। अगर मैं खुद आऊंगी तो देर हो जाएगी। वैसे भी घर से पार्लर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। विनायक ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, तुम पार्लर के बाहर मिलना। कुछ देर में विनायक पार्लर के बाहर पहुंच जाता है और मीनाक्षी को घर ले आता है। मीनाक्षी के आते ही उसके मायके वाले भी आ जाते हैं। उनके साथ उसके भाई भाभी, माता पिता और चाचा चाची भी आए थे। मीनाक्षी सबसे प्रेम पूर्वक मिलती है और उन्हें हॉल में बैठा देती है। जैसे ही राधिका देवी को पता चलता है कि मीनाक्षी के मायके वाले आ गए हैं, वह खुशी खुशी उनसे मिलने आती है। राधिका देवी ने सबका आदर सत्कार किया और स्नेहपूर्वक बातचीत करने लगी। जैसे ही वह सोफे पर बैठने लगी, मीनाक्षी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे मां जी, सबके लिए पानी लेकर आइए, लोग इतनी दूर से आए हैं। और हां, चाय भी बना देना, पहले चाय पिएंगे फिर खाना खाएंगे। राधिका देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बहू, अभी लाती हूं। और वह रसोई में चली गईं। कुछ ही देर में वे पानी और चाय लेकर आईं। इसी बीच मीनाक्षी के माता पिता ने शगुन का थाल और अपने छोटे बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र राधिका देवी को दिया और कहा, समधन जी, हमारे छोटे बेटे की शादी है, आपको परिवार सहित आना है। राधिका देवी ने खुशी से कहा, जरूर आएंगे, यह तो बहुत शुभ समाचार है। मीनाक्षी गर्व से बोली, मां जी, आपको पता है, मेरे भाई की शादी बहुत बड़े परिवार में हो रही है। उनके पास 4-4 गाड़ियां हैं। वैसे तो मेरे भाई के लिए और भी ऊंचे रिश्ते आए थे, लेकिन उसने खुद इस लड़की को पसंद किया तो हमने हां कर दी। यह सुनकर राधिका देवी बोली, बहू, यह तो बहुत अच्छी बात है। आखिर शादी में पसंद मायने रखती है, जैसे मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया था। मीनाक्षी ने गर्व से सिर ऊंचा किया और बोली, हां मां जी, मैं हूं ही इतनी खूबसूरत। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी बोली, मां जी, अब बातें ही करोगी या खाना भी लगाओगी? राधिका देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, खाना तो डाइनिंग टेबल पर तैयार रखा है, बस गर्म करना बाकी है। जब मीनाक्षी के भाई ने उसे चिढ़ाया तो उसने हंसते हुए खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें क्या पता भाई, शादी के बाद इंसान में कितने बदलाव आ जाते हैं। अब मैं एक आदर्श बहू बन चुकी हूं। विनायक, जो यह सब चुपचाप देख रहा था,
कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में मीनाक्षी के व्यवहार को लेकर नाराजगी स्पष्ट झलक रही थी। विनायक, जो अपनी मां राधिका देवी की हमेशा इज्जत करता था, मीनाक्षी के भाई की बातों पर मुस्कुराते हुए बोला, अरे साले साहब, इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी मां ही बना सकती हैं। मीनाक्षी ने इसमें थोड़ा हाथ लगाया होगा, लेकिन वह भी धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। भले ही उसने मायके में कभी काम नहीं किया हो, ससुराल में आकर वह सब सीख लेगी। मेरी मां उसे हर काम सिखा देंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना मीनाक्षी? यह सुनकर मीनाक्षी के माता पिता के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि उनका दामाद इतना समझदार है और उनकी बेटी की गलतियों को सहजता से स्वीकार करता है। मीनाक्षी के पिता ने विनायक से कहा, बेटा, हमें गर्व है कि तुम मीनाक्षी का इतना ख्याल रखते हो। हमें पूरा यकीन है कि वह तुम्हारे साथ मिलकर सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन विनायक की इस बात से मीनाक्षी खुश नहीं हुई। वह गुस्से में विनायक के पास आई और धीरे से बोली, तुमने सबके सामने मेरी इज्जत उड़ा दी। झूठ बोलकर बात संभाल सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब सच बताना था। विनायक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मीनाक्षी, मैं झूठ बोलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो सच था वही कहा। अब इस बात पर बहस मत करो। मां को डाइनिंग टेबल पर बैठने दो, मैं खाना परोसता हूं। इतना कहकर विनायक ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाया। तभी मीनाक्षी की भाभी उठी और बोली, मां जी, आप बैठ जाइए, हम लोग खाना परोस देंगे, आप बहुत थक गई होंगी। मीनाक्षी और उसकी भाभी ने मिलकर सबको प्रेम पूर्वक खाना परोसा। सभी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। खाने के बाद कुछ देर तक हंसी मजाक और बातचीत होती रही। फिर मीनाक्षी के मायके वाले अपने घर लौट गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और वह दिन करीब आ गया जब मीनाक्षी के भाई की शादी थी। मीनाक्षी ने मायके जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उसने खूब शॉपिंग की और नए नए कपड़े खरीदे। अपने भाई की शादी के लिए उसने बड़े उत्साह से तैयारी की थी। एक दिन मीनाक्षी अपनी सास राधिका देवी से गर्व से बोली, मां जी, आपको पता है, मेरी मम्मी ने होने वाली बहू के लिए बहुत सारे गहने बनवाए हैं। सिर से लेकर पैर तक सोने के आभूषण होंगे। मेरे मम्मी पापा शादी पर खूब खर्च कर रहे हैं। यह सुनकर विनायक, जो पास में खड़ा था, नाराज होकर बोला, तो क्या हुआ? वे अपनी बहू के लिए ही तो गहने बनवा रहे हैं। हर कोई अपनी बहू के लिए ऐसा करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन तुम बार बार मेरी मां को ये बातें क्यों सुना रही हो? तुम्हारी शादी में भी तो सब कुछ तुम्हारी पसंद के हिसाब से किया गया था, गहनों से लेकर कपड़ों तक। अब इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। मीनाक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। विनायक ने आगे कहा, मीनाक्षी, तुम्हें हर समय अपने मायके की ही बातें करनी होती हैं। इस घर में जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही है, फिर भी तुम्हें मेरी मां को ताने देने की जरूरत क्यों पड़ती है? यह तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है, इसे बदल लो। विनायक की यह बात सुनकर मीनाक्षी निरुत्तर रह गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। कुछ क्षण वह चुपचाप विनायक की ओर देखती रही और फिर बोली, मां का फोन आ रहा है। यह कहकर वह फोन लेकर कमरे में चली गई। उधर राधिका देवी अपने कमरे में चुपचाप बैठी सोच रही थीं। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि विनायक शायद सही कह रहा है। मीनाक्षी अब छोटी बच्ची नहीं रही, जो हर छोटी बात पर उन्हें अपमानित करती है। वह अपने मायके वालों का बहुत सम्मान करती है, लेकिन उनके लिए कभी अच्छे शब्द नहीं कहती। राधिका देवी के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। उन्होंने खुद से कहा, सम्मान करना तो दूर की बात है, मीनाक्षी तो मौका मिलते ही मेरा अपमान कर बैठती है। अगले दिन जब मीनाक्षी अपने भाई की शादी में जाने की तैयारी कर रही थी, उसने तैयार होकर राधिका देवी से कहा, मां जी, आपको पता है मेरे मायके वाले कितने संपन्न हैं। शादी शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही है और वहां बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग आने वाले हैं। आप भी जरा अच्छे से तैयार होकर आइएगा। अपनी वही सस्ती साड़ियां पहनकर मत आना, वरना लोग देखकर हंसेंगे और मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाएगी। एक बार मायके आकर देखिए, वहां कितनी भव्यता और शान और शौकत है। राधिका देवी यह सुनकर हतप्रभ रह गईं। अब उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा था कि मीनाक्षी उनके शांत स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रही है। वह हर अवसर पर
उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करती है। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या उसे यह नहीं दिखाई देता कि मैंने उसके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी? मैं उसे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश करती हूं, उसकी हर इच्छा पूरी करती हूं, लेकिन वह हर समय अपने मायके की बातें ही करती रहती है। क्या वह कभी इस घर को अपना मानेगी? क्या वह कभी मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानेगी? कुछ दिनों बाद मीनाक्षी अपने मायके जाने की तैयारियों में जुट गई। विनायक ने अपनी मां से कहा, मां, मीनाक्षी का फोन आया है। उसे शादी में मेरी मदद चाहिए, तो मैं कुछ दिन पहले ही चला जाता हूं। शादी वाले दिन सुबह सुबह आपको लेने आ जाऊंगा, आप तैयार रहना। राधिका देवी ने कहा, ठीक है बेटा, बहू के मायके में शादी है, बहुत सारे काम होंगे, तुम जाकर उसकी सहायता कर दो। मायके पहुंचने के बाद मीनाक्षी ने विनायक को अलग अलग कार्यों में इतना व्यस्त कर दिया कि शादी के दिन तक उसे मां को लेने का समय ही नहीं मिला। दोपहर के 12 बज चुके थे और जब विनायक ने मीनाक्षी से कहा, मैं मां को लेने जा रहा हूं, तो मीनाक्षी ने टोकते हुए कहा, मां को बुलाने की क्या जरूरत है? क्या वह इतनी भी नहीं चल सकती कि खुद आ जाएं? अब वह कोई छोटी बच्ची तो नहीं है जो उन्हें लेने जाना पड़ेगा। विनायक यह सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? घर में 2-2 गाड़ियां हैं और मेरी मां बस में धक्के खाते हुए आएंगी। सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, मैं अभी जाकर उन्हें लेकर आता हूं। तभी मीनाक्षी की मां कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा, दूल्हे के लिए जो शेरवानी खरीदी गई थी वह साइज में बहुत बड़ी है, इसे बदलवाने के लिए किसी को जाना होगा। तुम्हारे ससुर और बड़े भाई बाहर किसी और काम से गए हुए हैं, तो यह जिम्मेदारी अब तुम्हें ही निभानी होगी। विनायक ने बिना किसी शिकायत के जवाब दिया, ठीक है मां, शेरवानी मुझे दीजिए और दूल्हे को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसे बदलवा लाता हूं। शेरवानी बदलवाने के दौरान मीनाक्षी ने राधिका देवी को फोन करके कहा, मां जी, विनायक यहां बहुत व्यस्त हैं, वे आपको लेने नहीं आ पाएंगे, क्यों ना आप खुद ही बस से आ जाएं, ज्यादा दूरी तो है नहीं। राधिका देवी ने कई बार विनायक को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन लगातार व्यस्त आ रहा था। मजबूरी में उन्होंने बस से आने का निर्णय लिया और सोचा, शादी का अवसर है, वहां जाना आवश्यक है, बहू और बेटा दोनों व्यस्त हैं, इसलिए मैं खुद ही चली जाती हूं। बस से सफर तय करके शाम तक राधिका देवी मीनाक्षी के मायके पहुंच गईं। वहां शादी का माहौल व्यस्तता से भरा था, हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। जैसे ही मीनाक्षी ने अपनी सास को आते देखा, वह मुस्कुराते हुए सबको बताने लगी, देखो देखो, मेरी सासू मां आ गई हैं। मां जी, आप तो बस से आई होंगी, मैं तो कभी बस में बैठने की सोच भी नहीं सकती, हमेशा कार से ही आती जाती हूं, लेकिन आपको तो बस में आने जाने की आदत हो गई है, इसलिए आप इतनी आसानी से आ जाती हैं। राधिका देवी यह सुनकर समझ नहीं पाई कि मीनाक्षी उनकी प्रशंसा कर रही थी या व्यंग्य कर रही थी, लेकिन यह टिप्पणी उनके दिल को गहराई तक आहत कर गई। विनायक, जो पास में खड़ा था, यह सब सुन रहा था। उसने तुरंत अपनी मां के पास आकर पूछा, मां, आप बस से क्यों आई? मैं आपको लेने ही आने वाला था। राधिका देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी व्यस्तता देखकर सोचा कि खुद ही चली जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं शादी में शामिल ही ना हो पाऊं। मीनाक्षी, जो पास ही खड़ी थी, बीच में बोल पड़ी, हां, मैंने ही मां जी को फोन कर दिया था, सोचा कि आप इतने व्यस्त हैं, शायद उन्हें लेने ना जा पाएं। विनायक यह सब सुनकर चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे से नाराजगी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जब विनायक ने देखा कि मीनाक्षी बार बार उसकी मां का अपमान कर रही है, तो उसका धैर्य जवाब दे गया। हालांकि उसने इस समय बहस करने से बचना बेहतर समझा, लेकिन उसके भीतर गुस्सा उबलने लगा। इस बीच राधिका देवी ने मीनाक्षी को एक ओर बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा, बहू, तुम अपना बड़ा हार लेकर नहीं आई थी, इसलिए मैं इसे साथ ले आई हूं, तुम इसे पहन लो, वैसे भी तुम इन गहनों में बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन मीनाक्षी ने हार को देखते ही पूरे कमरे में ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया, मां जी, आप इसे बड़ा हार कह रही हैं? अभी तो आपने मेरी होने वाली भाभी के गहने देखे ही नहीं हैं। फिर उसने अपना फोन निकाला और उसमें से गहनों की तस्वीरें दिखाते हुए बोली, यह देखिए, यह है असली रानी हार, और यह देखिए कंगन।
मेरी मम्मी ने पूरे 3-3 तोले के 4-4 कंगन बनवाए हैं। कितने शानदार हैं ना। कमरे में मौजूद सभी लोग मीनाक्षी की बातें सुनकर राधिका देवी की ओर देखने लगे। राधिका देवी खुद को असहज महसूस कर रही थीं। उन्होंने सोचा, मैंने कितने प्रेम से अपनी बहू के लिए यह हार लाया था, लेकिन उसने इसकी तुलना कर इसे तुच्छ साबित कर दिया। उनकी आंखें भर आईं। विनायक, जो यह सब देख रहा था, भीतर ही भीतर क्रोधित हो रहा था। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन वह मीनाक्षी के मायके में था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी मां का हाथ पकड़ा और शादी बीच में छोड़कर घर लौटने का निर्णय लिया। राधिका देवी ने कई बार विनायक को समझाने की कोशिश की, बेटा, यह शादी का अवसर है, मेहमानों के सामने नाराजगी दिखाना सही नहीं होगा। लेकिन विनायक ने गुस्से में कहा, मां, अब बहुत हो चुका है। मैं यहां एक बेटे की तरह सभी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, लेकिन मीनाक्षी लगातार आपका अनादर कर रही है। अब यह मुझसे सहन नहीं होगा। पूरी शादी में वह यही करती रहेगी, जिसे मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। विनायक के इस फैसले को देखते हुए राधिका देवी भी मन ही मन मानने लगी कि उनका बेटा सही कह रहा है। उनके पास लौटने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। जब विनायक अपनी मां के साथ घर लौट रहा था, तभी मीनाक्षी का फोन आया। उसकी आवाज घबराई हुई और तेज थी। विनायक, तुम कहां हो? विनायक ने गाड़ी रोककर उत्तर दिया। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? मीनाक्षी रोते हुए बोली। विनायक, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जो गहने मम्मी पापा ने भाभी के लिए बनवाए थे, वे दुकान से घर लाते वक्त लुटेरों ने छीन लिए। पापा के हाथ से बैग छीनकर वे बाइक से भाग गए और उन्हें धक्का भी दे दिया। पापा को चोट लग गई है। घर में सब लोग बहुत चिंतित हैं। बारात निकलने का समय हो गया है और हमारे पास अब गहने नहीं हैं। अगर बिना गहनों के बारात जाएगी तो हमारे मम्मी पापा की बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब तुम ही बताओ क्या करें? विनायक, जो पहले ही मीनाक्षी के व्यवहार से नाराज था और अधिक गुस्से में आ गया, उसने कड़े स्वर में कहा, मुझे क्या करना चाहिए? यह तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी थी। अगर उनकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी तो इससे मेरा क्या लेना देना? मैं अपनी मां को लेकर घर लौट रहा हूं। मीनाक्षी चौंक गई और बोली, विनायक, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मेरे मम्मी पापा की इज्जत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? उन्होंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह माना है और तुम मां को लेकर लौट रहे हो, शादी में भी शामिल नहीं हुए। विनायक ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मीनाक्षी, अगर तुम्हारे माता पिता ने मुझे बेटे की तरह माना है तो मेरी मां ने भी तुम्हें बेटी की तरह अपनाया है। लेकिन तुमने उन्हें कभी मां नहीं माना, हर बार उनका अनादर ही किया है। आज भी तुमने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी मां हर बार अपमान सहने के लिए नहीं बनी है। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती तो तुम्हें उनका अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, विनायक, ऐसी मुश्किल घड़ी में भी तुम मुझ पर ताने मार रहे हो। मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दोगे। विनायक ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, साथ चाहिए तुम्हें? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुम बार बार ऐसा व्यवहार करती हो जिससे मुझे क्रोध आता है। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तुम्हें मेरी मां को नीचा दिखाने की आदत हो गई है। विनायक की बातें सुनकर मीनाक्षी और जोर से रोने लगी। तभी राधिका देवी ने फोन अपने हाथ में लिया और स्नेहपूर्वक कहा, बहू, इतनी देर से क्यों रो रही हो? और विनायक, तुम उस पर गुस्सा मत करो। चलो अब बताओ तुम क्या चाहती हो? मीनाक्षी ने रोते हुए कहा, मां जी, मम्मी पापा कह रहे हैं कि उनके पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं कि दोबारा गहने बनवा सकें। उन्होंने अपनी सारी बचत भाभी के गहनों में लगा दी है। अब वे चाहते हैं कि मैं अपने गहने शादी में पहना दूं ताकि इज्जत बनी रहे। शादी के 4 दिन बाद वे मुझे वापस कर देंगे। इससे कम से कम उनकी लाज बच जाएगी। जब उनके पास पैसे होंगे तो वे अपनी बहू के लिए नए गहने बनवा देंगे। फोन पर विनायक और मीनाक्षी की बातचीत चल रही थी, लेकिन विनायक के मन में अभी भी गुस्सा और नाराजगी बनी हुई थी। फोन स्पीकर पर था। विनायक ने मीनाक्षी से कहा, तुम्हारे पास कौन कौन से गहने हैं? तुम तो हमेशा कहती हो कि तुम्हारे आभूषण बहुत कम और साधारण हैं। फिर इतने मामूली गहनों से तुम्हारे माता पिता की प्रतिष्ठा कैसे बचेगी?
जब लड़की वालों को यह छोटे गहने दिखेंगे तो वे ताना देंगे, तुम रहने दो, अपने गहने मत देना, और फिर तुम अपने भाई की शादी में क्या पहनोगी? मीनाक्षी ने धीरे से जवाब दिया, इसकी चिंता मत करो, मैं नकली गहने पहन लूंगी, कम से कम मेरे माता पिता की इज्जत तो बच जाएगी। विनायक का गुस्सा और भड़क उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, वाह, तुम्हारे माता पिता की प्रतिष्ठा है और मेरी मां की कोई इज्जत नहीं। अपने मायके की इज्जत बचाने के लिए तुम नकली गहने पहनने को तैयार हो, लेकिन जब मेरी मां ने तुम्हें असली गहने पहनने को दिए थे तब भी तुमने उन्हें ताने मारे थे। इतना कहकर विनायक ने फोन काट दिया। फोन कटते ही मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने किए हुए बर्ताव की याद आई और वह सोचने लगी कि उसने अपनी सास राधिका देवी के साथ कितना अनुचित व्यवहार किया है। तभी बाहर हलचल की आवाज आई। जब मीनाक्षी बाहर गई तो उसने देखा कि विनायक और राधिका देवी आ चुके थे। विनायक अपने ससुर से बात कर रहा था। मीनाक्षी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके पिता के चेहरे पर तनिक भी चिंता नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए मीनाक्षी के पास आए और बोले, सच में हमारा दामाद बहुत अच्छा है, उसने शादी के लिए सारे गहने देने के लिए सहमति दे दी है, और देखो तुम्हारी सासू मां ने भी अपने गहने तुम्हारे लिए दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बहू नकली गहने नहीं पहनेगी। उनका कहना है कि वे वृद्ध हैं, उन्हें कौन देखेगा, लेकिन बहू को अच्छे से सजा संवर कर रहना चाहिए, आखिर उसके भाई की शादी है। यह सुनकर मीनाक्षी के मन में अपनी सास के प्रति एक नया सम्मान उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मेरी सास कितनी महान है, मैंने हमेशा उनका अपमान किया लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं किया। वह तुरंत आगे बढ़ी और भावुक होकर बोली, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नासमझी में आपसे न जाने कितनी गलतियां की हैं। मैंने आपका कई बार अपमान किया है। आज जब मैं उन बातों को याद करती हूं तो खुद पर शर्म आती है। आपने हमेशा उदारता दिखाई, लेकिन मैं ही मूर्ख रही। अब से मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको सास नहीं बल्कि मां मानने का प्रयास करूंगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके जैसी सास मिली। राधिका देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मीनाक्षी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। हर रिश्ते को समय लगता है और मुझे खुशी है कि अब तुमने सब कुछ समझ लिया है। दूसरी ओर विनायक जब यह देखता है कि मीनाक्षी ने उसकी मां से माफी मांग ली है तो वह बेहद प्रसन्न होता है। वह सोचता है कि अब उनका रिश्ता और अधिक मजबूत हो जाएगा। धीरे धीरे मीनाक्षी के स्वभाव में बदलाव आने लगा। उसने अपनी सास का सम्मान करना सीख लिया। वह घर के कामों में हाथ बंटाने लगी और अपनी सास से सलाह मशविरा भी करने लगी। अब वह राधिका देवी के साथ बैठकर उनकी बातें ध्यान से सुनती और समझने का प्रयास करती थी। घर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल अधिकार जताने से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने और एक दूसरे का सम्मान करने से मजबूत होते हैं। समझ और आदर से ही संबंधों में स्थिरता आती है। आजकल बहुओं के घर टूटने के कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण, आजकल की कई बहुएं अपने अधिकारों को लेकर तो सजग होती हैं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती हैं। वे घर के कार्यों और पारिवारिक दायित्वों को बोझ समझने लगती हैं, जैसे सास ससुर की देखभाल, घर के कामों में योगदान या पारिवारिक परंपराओं का पालन करना। जब बहू और परिवार के बीच जिम्मेदारियों को लेकर टकराव होता है तो संबंधों में दरार आ जाती है। दूसरा कारण, बहुएं अक्सर मायके और ससुराल की तुलना करती हैं। मायके में मिली सुविधाओं और स्नेह की ससुराल में कमी महसूस होने पर वे शिकायत करने लगती हैं। मायके में ऐसा होता था या मम्मी ऐसे करती थीं जैसी बातें रिश्तों में खटास लाती हैं। ससुराल को पूरी तरह अपनाने में असमर्थता रिश्तों को कमजोर करने का कारण बनती है। तीसरा कारण, परिवार और बहू की एक दूसरे से अलग अपेक्षाएं होती हैं। परिवार चाहता है कि बहू उनके रीति रिवाजों का पालन करे, जबकि बहू अपनी आधुनिक सोच और स्वतंत्रता के अनुसार रहना चाहती है। जब दोनों पक्षों की उम्मीदें मेल नहीं खाती तो विवाद उत्पन्न होता है और धीरे धीरे संबंधों में तनाव बढ़ने लगता है। चौथा कारण, बहुओं के मायके वाले या दोस्त जरूरत से ज्यादा ससुराल के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं।
जब मायके वाले हर विषय पर हस्तक्षेप करने लगते हैं या बहू को उकसाते हैं तो यह ससुराल में कटुता पैदा करता है और संबंधों को कमजोर करता है। यदि आप अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहते हैं और खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं तो कुछ बातों को सहन करना सीखें, कुछ चीजों को अपनाकर चलने की कोशिश करें। बहुत सी बहुओं को ससुराल का माहौल अपनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन तब तक घर में दरार आ चुकी होती है। बाद में पछतावा होता है कि काश यह समझ पहले आ जाती। आपकी एक जिद आपके घर को उजाड़ सकती है और रिश्तों में खटास भर सकती है। इसलिए अति अहंकार से बचें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, आगे हम जानेंगे कि जो कन्या विवाह के समय अपने मायके से ये 3 चीजें लेकर ससुराल जाती है, वह अपने ससुराल वालों को निर्धनता की ओर धकेल देती है। मित्रों, आज का यह प्रसंग अत्यंत ज्ञानवर्धक है, जिसे हर स्त्री पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि विवाह के बाद कुछ लोगों का जीवन संवर जाता है, जबकि कुछ की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। कुछ महिलाएं विवाह के पश्चात अपनी मेहनत और समझदारी से अपने ससुराल को स्वर्ग जैसा बना देती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां अपने अनुचित आचरण और व्यवहार से ससुराल को नर्क में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे पूरा परिवार आर्थिक संकट में घिर जाता है और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रिय माताओं, बहनों और सम्मानित मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विवाह के उपरांत यदि कोई लड़की अपने मायके से ये 3 विशेष चीजें लेकर आती है तो वह अपने पति और ससुराल वालों को दरिद्रता की ओर धकेल देती है। मित्रों, जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा उसके वैवाहिक जीवन में कभी कोई विवाद नहीं होगा, उसका जीवन सुख शांति से परिपूर्ण रहेगा और उसे अपने पति का भरपूर प्रेम प्राप्त होगा। तो आइए, आपका अधिक समय व्यर्थ न करते हुए आज की यह प्रेरणादायक कथा आरंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। उन दोनों के बीच अत्यंत प्रेम था। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, हे स्वामी, आज आप मुझे कोई प्रेरणादायक कहानी सुनाइए। मोरनी की बात सुनकर मोर ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं। जो भी इस कथा को पूरी तरह सुनता है उसके जीवन में कभी भी अभाव और दरिद्रता नहीं आती। यह सुनकर मोरनी ने कहा, मित्रों, मोर कहानी सुनाते हुए कहता है, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक संपन्न सेठ निवास करता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसके जीवन में संतान का अभाव था। इस कारण वह अत्यंत चिंतित रहता था। संतान की प्राप्ति के लिए उसने अनेक व्रत, उपवास और पूजाएं की, किंतु सफलता नहीं मिली। एक दिन वह अपने घर में निराश बैठा था, तभी द्वार पर एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। साधु ने आवाज दी, जिसे सुनकर गोपाल बाहर आया और साधु को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। साधु के मुखमंडल पर सूर्य के समान तेजस्विता थी, ललाट पर चंदन का तिलक था और गले में रुद्राक्ष की माला थी। गोपाल ने उन्हें अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया और आदर पूर्वक अपने घर में आमंत्रित किया। उसने साधु महाराज को भोजन कराया, जिससे वे तृप्त हो गए और प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। सेठ गोपाल हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हे महात्मन, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, केवल संतान सुख की कमी है। कृपया मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। महात्मा ने उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। मित्रों, कुछ समय बाद सेठ के घर में साधु महाराज के आशीर्वाद से
2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। इस प्रसन्नता में सेठ ने पूरे गांव को आमंत्रित कर भोज कराया और उपहार वितरित किए। सेठ अपनी पुत्री से अत्यधिक स्नेह करता था, क्योंकि वह घर में अकेली बेटी थी। वह अपनी पुत्री को पुत्रों से भी अधिक प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता था। बेटी के मुंह से कोई इच्छा व्यक्त होने से पहले ही सेठ उसकी सभी मांगों को पूरा कर देता था। मित्रों, कहा जाता है कि संतान को जरूरत से अधिक लाड़ प्यार नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उनके स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके भविष्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मोर कहानी सुनाते हुए आगे कहता है, हे प्रिय, गोपाल के अधिक लाड़ प्यार के कारण उसकी पुत्री धीरे धीरे अहंकारी और हट्ठी स्वभाव की होती चली गई। एक दिन सेठ की पत्नी उसके पास आई और कहने लगी, देखिए, आप जो भी कर रहे हैं उससे बेटी जिद्दी होती जा रही है। वह अब हर किसी से झगड़ने लगी है और सबको जवाब देने लगी है। सेठानी की बात सुनकर सेठ ने हंसते हुए कहा, तुम बेवजह चिंता कर रही हो, अभी वह बच्ची है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इस पर सेठानी ने गुस्से से कहा, याद रखना, तुम्हारा यह प्यार हमारी बेटी का भविष्य नष्ट कर देगा और एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। जब किसी लड़की का घर उजड़ता है तो वह अकेली नहीं रोती, बल्कि माता पिता भी जीवन भर आंसू बहाते हैं। समय बीतता गया और बेटी विवाह योग्य हो गई। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो माता पिता को यही चिंता सताने लगती है कि बेटी का विवाह जल्दी हो जाए और वे इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकें। फिर एक दिन सेठ ने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर देखकर विवाह संपन्न कर दिया और उसे ससुराल विदा कर दिया। ससुराल जाने के कुछ ही दिनों के भीतर बेटी ने अपने पिता को पत्र लिखा और उन्हें ससुराल बुला लिया। सेठ अपनी बेटी के बुलावे पर ससुराल पहुंचा और उससे पूछा, बेटी, सब कुछ ठीक तो है? तुमने अचानक मुझे क्यों बुलाया? इस पर बेटी गुस्से में बोली, पिताजी, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूं? मेरा यहां पर बहुत बुरा हाल है, मैं घुटन महसूस कर रही हूं। सेठ ने कहा, बेटा, अभी तो तुम्हें यहां आए हुए मुश्किल से 7 दिन ही हुए हैं और तुम इतनी परेशान हो गई। लड़की ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। कृपया मुझे आज ही यहां से ले चलिए, मैं इस नरक में नहीं रह सकती। सेठ ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घर का चुनाव किया था, तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी, इतना बढ़िया दहेज दिया था और पूरे नगर में ऐसी भव्य शादी आज तक किसी ने नहीं देखी। आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम इस तरह करोगी तो पूरे गांव में हमारी बदनामी होगी और लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। बेटी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, पिताजी, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त मुझे यहां से ले चलिए, नहीं तो आप अपनी बेटी को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। मित्रों, एक लाचार पिता और कर भी क्या सकता था? जब सेठ गोपाल अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो वहां किसी ने उन्हें न तो सत्कार पूर्वक प्रणाम किया और न ही कोई सम्मानजनक शब्द कहे। समधी अपने स्थान से उठकर चले गए और दामाद भी वहां से उठकर चला गया। घर के किसी भी सदस्य ने उनसे हालचाल पूछने तक की आवश्यकता नहीं समझी। मित्रों, यह सब उसकी बेटी के व्यवहार का परिणाम था, जिसके कारण उसके पिता की वहां कोई इज्जत नहीं की गई। यदि बेटी ने ससुराल में सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए होते तो 4 लोग स्वागत के लिए अवश्य खड़े होते। अपनी बेटी की जिद को देखकर सेठ ने कुछ देर विचार किया और फिर उससे कहा, बेटी, एक बार मैं तेरी सास से बात करके देखता हूं कि आखिर वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। बेटी ने गुस्से से कहा, पिताजी, उस औरत से कुछ पूछने का कोई फायदा नहीं है, वह तो पूरी डायन है। उसी बुढ़िया की वजह से मेरा जीवन दूभर हो गया है, उसी ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। सेठ ने बेटी को शांत करते हुए कहा, बेटी, एक बार मैं फिर भी बात कर लूं, आखिर वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? इतना कहकर सेठ सास के पास गया और विनम्रता से बोला, बहन जी, मैं यहां आया हूं। सास ने तुनकते हुए उत्तर दिया, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं कोई अंधी नहीं हूं। आए हो तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। पिता यह सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, बहन जी, मैं अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाना चाहता हूं। सास ने तुरंत उत्तर दिया,
ले जाने आए हो तो अभी ले जाओ। तुम्हारी बेटी ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। यह सुबह देर तक सोती रहती है, घर का कोई भी काम नहीं करती और हमें जरा भी सहयोग नहीं देती। इसे केवल बना बनाया खाना चाहिए और अगर कोई कुछ कह दे तो 10 बातें सुना देती है। यही संस्कार आपने अपनी बेटी को दिए हैं। इसे अभी ले जाइए और दहेज का सारा सामान भी साथ ले जाइए। हमें आपकी कोई चीज नहीं चाहिए। सास की बातें सुनकर सेठ का सिर शर्म से झुक गया। उसने बिना कुछ कहे अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निर्णय लिया। चलते समय सेठ ने सास से कहा, बहन जी, मैं इसे कुछ दिनों बाद वापस भेज दूंगा। सास ने कड़वे स्वर में कहा, भाई साहब, कृपया इसे कभी वापस मत भेजना। ऐसी बहू हमें कभी स्वीकार नहीं होगी। रास्ते में सेठ ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, एक बात बताओ, ससुराल के सभी लोग अचानक से कैसे बदल गए? बेटी ने नाराज होकर उत्तर दिया, पिताजी, आपने मेरा विवाह ऐसे घर में क्यों कर दिया? इससे अच्छा तो मेरी शादी ही नहीं होती। मैं कुंवारी ही रह जाती तो बेहतर था। सेठ ने समझाते हुए कहा, बेटी, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी ससुराल के लोग कैसे हैं? बेटी ने एक एक करके सबकी शिकायत करना शुरू कर दिया। पिताजी, मेरी सास तो पूरी डायन है। वह दिन भर मुझ पर चिल्लाती रहती है। मेरा ससुर तो पूरी तरह से राक्षस है। मेरा जेठ बहुत झूठा और मक्कार है। सेठ ने फिर पूछा, बेटी, तुम्हारा देवर कैसा है? बेटी ने जवाब दिया, पिताजी, वह पूरा आवारा है, दिन भर इधर उधर भटकता रहता है। फिर सेठ ने पूछा, और तुम्हारी ननद कैसी है? बेटी बोली, वह बहुत कड़वा बोलने वाली है, सारा दिन मुझसे झगड़ा करती है और मेरी शिकायत करती रहती है। ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अंत में सेठ ने पूछा, बेटी, तुम्हारा पति कैसा है? बेटी ने गुस्से से कहा, उसकी बात ही मत करो, वह तो साक्षात यमराज है। सेठ ने यह सब सुना तो वह सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन विचार किया कि यदि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 2 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी ससुराल का हर सदस्य गलत नहीं हो सकता। सेठ समझ गया कि समस्या ससुराल में नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी में है। उसके अनुसार ससुराल में कोई भी ठीक नहीं था और हर कोई उसके खिलाफ था। बेटी ने कहा, पिताजी, अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। वहां सब मुझसे झगड़ते रहते हैं। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटी, तुम अपने मायके में आराम से रहो। यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मित्रों, सेठ अपनी बेटी को वापस घर ले आया। इधर जब सेठ की बहुओं ने सुना कि ननद अब यहीं रहने वाली है तो वे खुश नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उन्होंने ननद के हाथ में झाड़ू थमाते हुए कहा, अब बहुत हुई खातिरदारी। उन्होंने न सेठ का सम्मान किया और न हालचाल पूछा। पति ने कटु शब्दों में कहा, यह स्त्री फिर से इस घर को बर्बाद करने आई है। पति के अपमानजनक शब्द सुनकर उसे क्रोध आ गया, लेकिन सेठ ने समझाया, बेटी, मेरी बात याद रखना, 6 माह तक कोई उत्तर मत देना। मित्रों, इतना कहने के पश्चात सेठ अपनी पुत्री से विदाई लेकर अपने घर को लौट जाता है। इधर लड़की पूरी रात रुकती है और अगले दिन प्रातः होते ही समय से जाग जाती है। उठने के बाद वह सर्वप्रथम अपनी सास के पास जाकर उनके चरण स्पर्श करती है और कहती है, मां जी, क्या आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगी? सास पहले से ही क्रोधित बैठी थी, लेकिन जब बहू ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह सोचने लगी, आज यह बहू आशीर्वाद मांग रही है, यह उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? क्या यह वही बहू है जो एक बात कहने पर 4 सुनाया करती थी? बहू ने कहा, मां जी, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, कहते हैं कि सास को अपनी बहू से कुछ और नहीं चाहिए होता, वह तो बस प्रेम और सम्मान चाहती है। जब सास ने अपनी बहू के मुख से ऐसे कोमल शब्द सुने तो उसका हृदय आनंदित हो उठा। तत्पश्चात सास ने बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इसके बाद सेठ की पुत्री वहां से उठी और घर के कार्यों में जुट गई। वह सीधी रसोई में पहुंची और भोजन बनाने में लग गई। इधर जब बर्तनों की आवाज आई तो सास ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, रसोई में जाकर देखो, इस समय कौन काम कर रहा है? मां के कहने पर बेटी जब रसोई में गई तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गई।
वह भागते हुए अपनी मां के पास आई और कहा, मां जी, रसोई में कोई और नहीं, आपकी बहू ही कार्य कर रही है। मित्रों, यह देखकर सास का मन और अधिक प्रसन्न हो गया। बहू ने चुपचाप भोजन तैयार किया और अपनी सास के लिए प्रेम पूर्वक थाली परोसी। अब सास का हृदय धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। इधर जब उसके ससुर आए तो बहू ने उनके चरण स्पर्श किए और हाथ मुंह धोने के लिए जल लाकर दिया। फिर वह भोजन की थाली लेकर ससुर के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें। मित्रों, जब पिता समान ससुर ने देखा कि यह वही बहू है जो पहले तर्क वितर्क किया करती थी, लेकिन आज हाथ जोड़कर खड़ी है, तो वह हृदय से प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि पिता को केवल सम्मान, देखभाल और समय पर भोजन चाहिए। मित्रों, अब बहू प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पूरे घर का कार्य करती, पति की सेवा करती और घर के सभी बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखती। अगर कभी कोई उसे कठोर शब्द कहता तो उसे बहुत गुस्सा आता कि उसे उत्तर दूं, लेकिन तभी उसे अपने पिता की वह बातें याद आ जाती थीं। मित्रों, अब तो यदि कोई गुस्से से भी कुछ कहता तो वह चुपचाप सुनकर अनदेखा कर देती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि केवल 6 महीने की ही तो बात है। इस प्रकार वह बिना किसी प्रतिक्रिया के अपना समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। एक दिन उसकी सास ने उसे अपने पास बुलाया और घर की चाबियां सौंपते हुए कहा, बेटी, अब तुम मेरी पुत्री समान हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। आज से इस घर की संपूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह सुनकर बहू का हृदय आनंद से भर गया। इसके बाद सास ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, आज के बाद जो भी धन तू कमाकर लाएगा वह मुझे नहीं बल्कि अपनी पत्नी को देगा, क्योंकि यह इस घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है। मित्रों, सास के ऐसे मधुर शब्द सुनकर बहू भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रही थी। वह सोचने लगी कि उसके पिता ने सही कहा था। साधना का असर 1 महीने में ही दिखाई देने लगा। पिता ने तो कहा था कि 6 माह लगेंगे, परंतु यहां तो 1 महीने में ही सब कुछ बदल गया। अब उसके हाथ में पूरे घर की चाबियां आ गई थीं। सभी लोग उसकी सराहना कर रहे थे और हर कोई उसके कहे अनुसार चलने को तैयार था। वह अपने मन में सोच रही थी, बस यही तो मैं चाहती थी। मित्रों, अब वह बहुत प्रसन्न थी, लेकिन भीतर ही भीतर बीते दिनों के कटु शब्दों को याद कर रही थी और सोच रही थी कि 6 महीने के बाद वह सबको उत्तर देगी। लेकिन जब वह अपने पिता की बातों को याद करती तो वह शांत हो जाती और अपने कर्तव्यों में जुट जाती। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए और अब उसके मन का सारा क्रोध समाप्त हो गया। उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था और अब उसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया था। वह घर के सभी सदस्यों के प्रति स्नेह भाव रखने लगी। मित्रों, सावन का महीना आया तो सेठ ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, अपनी बहन के ससुराल जाओ और उसे त्योहार के लिए घर ले आओ। पिता की आज्ञा पाकर वह अपनी बहन को लिवाने ससुराल पहुंचा। उसके भाई ने कहा, बहन, चलो घर चलते हैं, पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन बहन ने उत्तर दिया, भैया, पहले मेरी सासू मां से अनुमति लो और फिर ससुर जी से भी पूछ लो, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी बात सुनकर भाई सास ससुर के पास गया और विनम्रता से कहा, मां जी, त्योहार का समय है, पिताजी ने हमें बहन को घर ले जाने के लिए भेजा है। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं बहन को साथ ले जा सकता हूं? तभी सास ने कहा, ठीक है बेटा, तुम भाई बहन का स्नेह है, ले जाओ, लेकिन हमारी इस बहू को अधिक दिनों तक अपने पास मत रोकना। रक्षाबंधन संपन्न होने के बाद इसे अगले ही दिन वापस भेज देना, क्योंकि इसके बिना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके बिना तो सारा घर सूना सूना प्रतीत होता है। यह तो हमारे घर की देवी है। मित्रों, अपने सास ससुर और पति से स्वीकृति लेकर वह अपने भाई के साथ मायके पहुंचती है और अपने पिता से मिलती है। पिता ने बेटी से पूछा, बेटी, तुम्हारी कठोर हृदय वाली सास कैसी है? बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, कृपया मेरी सास के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। वह कठोर नहीं बल्कि हमारी माता के समान है। अब तो वे मां से भी अधिक स्नेह करती हैं। फिर सेठ ने प्रश्न किया, तुम्हारा कठोर ससुर कैसा है? बेटी ने कहा, पिताजी, मेरे ससुर के बारे में ऐसा मत कहिए। मैं उनके बारे में एक भी अनुचित शब्द नहीं सुन सकती। वह राक्षस नहीं
बल्कि मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, आपसे भी अधिक। इसके बाद सेठ ने पूछा, तुम्हारा आलसी जेठ कैसा है? इस पर बेटी ने कहा, पिताजी कृपया उनके बारे में ऐसा न कहें, वे तो मेरे बड़े भाई के समान हैं और पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। सेठ ने आगे कहा, क्या तुम्हारी ननद अब भी चुगली करती है? बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी अब वह बहुत अच्छी हो गई है और हर काम में मेरा सहयोग करती है। अंत में सेठ ने पूछा, तुम्हारा पति जो पहले कठोर था अब कैसा है? बेटी ने भावुक होकर कहा, पिताजी कृपया मेरे पति के विषय में ऐसा न कहें, वे तो मेरे लिए देवता समान हैं, उनके विषय में मैं कुछ भी अनुचित सहन नहीं कर सकती। मित्रों, जब सेठ ने अपनी बेटी के मुख से ये शब्द सुने तो उन्हें अनुभव हुआ कि जो सिर कभी शर्म से झुक गया था वह अब गर्व से ऊंचा हो गया है। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज मेरी बेटी ने मेरा मान सम्मान बढ़ा दिया है, अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक पुत्री का पिता हूं। मित्रों, कहा जाता है कि एक बेटी चाहे तो अपने आचरण और सद्गुणों से पिता का सम्मान बढ़ा सकती है और चाहे तो अपने व्यवहार से उन्हें अपमानित भी कर सकती है। इसके पश्चात वह लड़की हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाती है और कुछ दिनों के बाद उसके ससुराल पक्ष से संदेश आता है जिसमें उसे वापस बुलाया जाता है। मित्रों, पिता की एक सूझबूझ और समझदारी के कारण बेटी का परिवार टूटने से बच गया। पिता की दी गई एक सीख ने उसकी सोच और दृष्टिकोण को पूर्णतः बदल दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन के कारण उसका ससुराल स्वर्ग के समान बन गया। मित्रों, उसके धैर्य और 6 महीने की सहनशीलता ने सब कुछ परिवर्तित कर दिया। इसी कारण कहा जाता है कि स्त्री यदि चाहे तो वह कुछ भी कर सकती है। मित्रों, यदि कोई चीज संबंधों को टूटने से बचा सकती है तो वह मनुष्य के भीतर की सहनशीलता है। कहा जाता है कि मधुर वाणी और विनम्रता से बड़े बड़े अहंकारी व्यक्तियों का घमंड भी समाप्त हो जाता है। मित्रों, इस प्रकार आज की यह प्रेरणादायक कथा यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विवाह के पश्चात स्त्री को मायके से ससुराल ले जाने योग्य 3 वस्तुएं नहीं ले जानी चाहिए, अन्यथा उसका पति निर्धन हो सकता है। पहली चीज, मायके की संपत्ति और भाइयों का गर्व लेकर ससुराल नहीं जाना चाहिए। विवाह के उपरांत भी जो महिलाएं पिता की संपत्ति और मायके के प्रभाव का अहंकार लेकर ससुराल में कलह उत्पन्न करती हैं, वे कभी भी सुखी नहीं रहती, क्योंकि उनके अंदर अभिमान आ जाता है और अभिमान से व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। दूसरी चीज, हठ। बचपन में आपने पिता के घर में अपनी हर इच्छा पूरी करवाई होगी, किंतु वही जिद यदि आप ससुराल में लेकर जाएंगी तो घर में अशांति उत्पन्न होगी। इसलिए अपने मायके की जिद को ससुराल में छोड़ना आवश्यक है। तीसरी चीज, कलह प्रिय स्वभाव। मायके में माता पिता और परिवारजन आपकी तकरार सह लेते हैं, लेकिन वही स्वभाव यदि आप ससुराल में अपनाएंगी तो ससुराल के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जहां घर में कलह होती है वहां लक्ष्मी वास नहीं करती और आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।